यस बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक वंस अगेन। फिर आगे एक साइंटिस्ट थे बच्चों, इनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। बस इसी का जिक्र होना जरूरी था। अब आगे की कहानी 2-4 दिन तक इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। थॉमस हंट मॉर्गन ने गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। प्रायोगिक सत्यापन का मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया तथा लैंगिक जनन में विविधता के कारण तथा लैंगिक जनन में विविधता के कारण की खोज की। कहीं ना कहीं आपने स्टार्टिंग में ये बात पढ़ी होगी कि यार विविधता का जो कारण है वो किस में छुपा रहता है? लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में आखिरकार विविधता क्यों आती है? ऐसा कौन सा कारण है? उसको जीन विनिमय कहते हैं। तो जीन विनिमय वाली घटना के बारे में भी इन्होंने इसी गुणसूत्रीय सिद्धांत को सिद्ध करते करते आइडिया दे दिया। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो प्रयोग किस पे किया बच्चों? वो किया फल मक्खी। और फल मक्खी का जूलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर या फल मक्खी पर प्रयोग किए। और ड्रोसोफिला या फल मक्खी पर प्रयोग करने का कारण क्या रहा? फल मक्खी, अब तो सीधा ड्रोसोफिला ही लिख दूं, ड्रोसोफिला पर प्रयोग का कारण। ड्रोसोफिला को क्यों चुना? इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मेंडल पर बनते हैं ना, मटर के पादप कोई क्यों चुना। चलिए, सबसे पहले ये सरलता से पके हुए, अब देखो ये बिंदु मुझे लिखवाने नहीं पड़ते अगर आप क्लास में होते तो, चूंकि क्लास ऑनलाइन चल रही है तो मैं आपको इनको लिखवा रहा हूं इस तरह बोर्ड पर लिख करके। अदरवाइज क्लास में होते तो मैं बोलता और आप कॉपी में साथ के साथ लिखते जाते और पूछ लेते सर दोबारा बोलना। अब आप पूछ नहीं सकते ना, कोई छूट जाए, इसलिए मुझे लिखना भी पड़ रहा है। बाकी एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको। ये सरलता से पके हुए फल जैसे केले, आम आदि पर प्राप्त हो जाती है, पाई जाती हैं, है ना। दूसरा बिंदु, इन्हें प्रयोगशाला में, जो लेबोरेटरी होती है उसमें कृत्रिम या संश्लेषणात्मक माध्यम पर, इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर सरलता से उगाया जा सकता है। उगाया कहना ठीक नहीं है भाई, जंतु है, पादप होते तो सही रहता। वृद्धि कराया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इनका आकार छोटा होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सजीवों पर अध्ययन किया जा सकता है, लगभग 2 मिलीमीटर। यह भी एक अच्छी बात है। चौथा बिंदु जो है, ये एक लैंगिक जनन में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक लैंगिक जनन में सैकड़ों संतति उत्पन्न करती है। फल मक्खी जो है, अब जितनी ज्यादा संततियों का साइज होगा या संततियां जितनी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होंगी उतना ही प्रयोग की सार्थकता या प्रयोग की प्रामाणिकता साबित होगी कि हाँ प्रयोग उतना ही ज्यादा प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, क्योंकि हमें सैंपलिंग साइज बड़ा मिल जाएगा। अब एक पर एक ही प्रयोग करो तो क्या पता है कई अपवाद हो वो निकल के ना आए, तो ज्यादा से ज्यादा संततियां मिलनी चाहिए। पांचवा बिंदु, इनका लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र अत्यधिक छोटा होता है। कितना छोटा सर? अरे 2 हफ्ते,
2 वीक्स, लगभग 2 हफ्ते में ये अपनी संततियां उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि समझ लीजिए आप कितना बड़ा फायदा है। अर्थात 1 वर्ष में अनेकों पीढ़ियां, 1 वर्ष में अनेकों पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती हैं। 1 साल में बहुत सारी जनरेशन या पीढ़ियां प्राप्त किए जा सकती हैं। छठवां बिंदु, 6 पॉइंट क्या हो सकता है भाई? इनमें अनेक विभेदात्मक लक्षण उपस्थित होते हैं। अनेकों विभेदात्मक लक्षण उपस्थित होते हैं जो सरल या सामान्य सूक्ष्मदर्शी, जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। 7वां बिंदु, कितनी आसान बात। जैसे मटर में 7 विभेदात्मक लक्षण थे ना, जिनको आंखों से देखा जा सकता था, ऐसी ड्रोसोफिला छोटी है तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, लेकिन छोटी सूक्ष्मदर्शी से आराम से दिख जाएंगे नॉर्मल से। जैसे कि इनमें आंख का रंग, बॉडी का कलर, इनकी पंखों का आकार इत्यादि। 7वां बिंदु, इनमें नर तथा मादा को आसानी से या सरलता से, नर तथा मादा को आसानी से क्या किया जा सकता है? विभेदित, सरलता से विभेदित किया जा सकता है। मेल और फीमेल को इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, नर और मादा को। कैसे भाई? जो इनकी मादा है ना, वो मादा एक तो आकार में छोटी, साइज में, सॉरी, नर छोटा होता है भाई, मादा बड़ी है, इनकी फीमेल बहुत बड़ी होती है। मादा आकार में एक तो बड़ी होगी, और दूसरा अंडे देने की संरचना, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओविपोजिटर, ओविपोजिटर। अंडे देने की संरचना उपस्थित होगी और साथ के साथ में आकार में बड़ी होगी मादा। तो नर साइज में छोटे आराम से आपको विभेदित हो जाएंगे कि भाई ये नर है और ये मादा है। चलिए, जैसे इंसानों को देख के आप बता देते हो कि ये नर है ये मादा है, आसान रहता है, वैसे ड्रोसोफिला को साइज के आधार पर तुरंत देखते ही बता दोगे छोटी मक्खी नर और बड़ी मक्खी मादा। 8वां, इनमें गुणसूत्र कम संख्या में उपस्थित, ये भी एक फायदे वाली बात है, कम संख्या में उपस्थित होते हैं, अर्थात उनके स्थानांतरण, उनके व्यवहार का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। केवल और केवल इनमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं कम संख्या वाले? 4 जोड़ी, मात्र 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं इनके अंदर, बताओ, कम संख्या में। अतः गुणसूत्रीय व्यवहार का अध्ययन सरलता से हो सकता है, सरलता से किया जा सकता है क्रोमोजोमल बिहेवियर की स्टडी को। और 9th लास्ट पॉइंट, नर में हेटेरोमॉर्फिक, विषम रूपी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लिख देता हूं, हेटेरोमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी को रूप कहते हैं, हेटेरो का मतलब विषम, विषम रूपी लिंग गुणसूत्र। नर में जो लिंग गुणसूत्र हैं वो विषम रूपी होते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, नर और मादा के गुणसूत्रों में आसानी से विभेद किया जा सकता है, इसलिए लिंग गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन भी आसान था। नर में विषम रूपी लिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे भाई? चित्र से दोनों चीजें समझा देता हूं और आज का कार्यक्रम यही समाप्त। ये देखो, ये फलमक्खी बना दी मैंने,
ये छोटी फल मक्खी होगी बच्चों, ये इसका शरीर और ये इसकी पंख, विंग्स, ठीक है। और ये इसके पैर बना देता हूं मैं। ये तो है नर। और मादा, मादा का शरीर बड़ा होगा बच्चों, ये आपको पहले ही बताया है। और ये उसके पंख और साथ के साथ में ये उसके पैर। 6 ही बना रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में 6 बने। ये है मादा। अब इनके अगर लिंग गुणसूत्र देखें अपन, आराम से विभेद हो रहा है देखो नर मादा में। तो जो नर है उसमें विषम रूपी है गुणसूत्र, यानी एक्स गुणसूत्र तो जैसा होता है वैसा ही, लेकिन वाई गुणसूत्र इसका मुड़ा हुआ है इस प्रकार का। लेकिन मादा के दोनों ही समरूपी हैं, यानी एक जैसे, एक्स, ये भी एक्स। तो नर में विषम रूपता है गुणसूत्रों के अंदर। तो फल मक्खी को उपयोग में लेने के, अपने प्रयोग का सामान बनाने के उसके ये विभिन्न रीजन थे। चलिए अब हम थॉमस हंट मॉर्गन पर तो आ ही गए, अब इसके द्वारा खोजी गई बातों को संलग्नता एवं जीन विनिमय का अध्ययन हम विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, आप इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, तो ये थ्योरेटिकल मैंने आपको सारी बातें बताई, याद रखनी है, इन पर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ चुके थे वंशागति का, और इसके साथ साथ मॉर्गन का भी परिचय कर चुके थे, जिन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया गुणसूत्रीय सिद्धांत को। आनुवांशिकी का या वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी किया, गुणसूत्र के आधार पर, गुणसूत्रों का उपयोग करते हुए, उस पर जीन्स की स्थिति दर्शाते हुए। और इसके साथ साथ उसने सहलग्नता यानी लिंकेज तथा रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन जैसी घटनाओं के बारे में भी बताया। तो चलिए आज की हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो मॉर्गन का प्रयोग रहेगा, लेकिन उससे पहले हेडिंग का नाम डाल देता हूं मैं। क्या था? लैंगिक जनन के द्वारा उसने क्या सत्यापित किया? संलग्नता तथा पुनर्योजन, मीन्स लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। संलग्नता को तो बोलते हैं लिंकेज और पुनर्योजन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन यानी संलग्नता तथा पुनर्योजन के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। चलिए, तो बड़ा आसान सा माहौल बनेगा इसका। एक लाइन से स्टार्ट करता हूं मैं इसका माहौल बनाना। वो लाइन क्या है बच्चों? वो लाइन बिल्कुल आसान है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम मानुसार विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करने वाली, विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अपव्यूहित होती हैं। युग्मकों में स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं? अपव्यूहित। तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में क्या होती हैं? अपव्यूहित, जिसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना है इसके आगे की कहानी। ठीक है, ऐसा तब होता है जब ये जीन भिन्न भिन्न गुणसूत्रों
ऐसा तब होता है जब ये जीन भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित हो। समझ में आई बात? जब ये जीन जो है दो लक्षणों को मान लो नियंत्रित करने वाली दो जीन है तो वो अलग अलग गुणसूत्रों पर हो। कैसे समझना भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण ले लेता हूं इसका। जैसे दो लक्षणों का नियंत्रण पढ़ रहे हैं मान लो अपन, तो ये कोई जीन प्रारूप ले लिया मैंने ए बी बी, तो ये किस तरह से गुणसूत्रों पर उपस्थित होगा ताकि स्वतंत्र अवयवन हो? तो मेंडल ने यही तो कहा था कि भाई उसके अकॉर्डिंग तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन जो है वो एक ही गुणसूत्र, तो ये समजात गुणसूत्रों का युग्म है, सेम टाइप के दो गुणसूत्र हो गए। ऐसे ही ये दूसरा समजात गुणसूत्रों का युग्म आ गया, ये सेम टाइप के दो गुणसूत्र हो गए, मान लो दो दो नंबर के। तो स्वतंत्र अवयवन के नियम के अनुसार तो एक क्या व्यवस्था होनी चाहिए इन जीनों की? मान लो कैपिटल ए यहां है तो स्मॉल ए ठीक इसके सामने समजात स्थिति पर होगा। अब कैपिटल बी दूसरे लक्षण का जीन है, वो इस गुणसूत्र पर नहीं हो सकता, वो दूसरे गुणसूत्र पर ही उपस्थित होगा, किसी दूसरे नंबर के गुणसूत्र पर। तो स्मॉल बी उसके सेम लोकस पर उसके सामने उपस्थित। ये मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम के अनुसार गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था है। और अगर ये व्यवस्था रहेगी तभी स्वतंत्र अवयवन होगा, तभी समान रूप से लक्षण जो हैं या उनको नियंत्रित करने वाले जीन है वो अपव्यूहित होंगे और हमें चार प्रकार के युग्मक बराबर बराबर अनुपात यानी 25-25-25% के अनुपात में प्राप्त होंगे। कैसे? देख लो, जब कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी ये वाली और चार तरह के युग्मक बनाएगी तो उन युग्मकों में ये गुणसूत्र और ये जीन किस तरह जाएंगे? देखिए, ये वाला इसके साथ कर लेगा, ये वाला इसके साथ कर लेगा, फिर ये वाला इसके साथ कर लेगा और साथ में ये वाला इसके साथ कर लेगा। तो क्या व्यवस्था बनेगी? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी इसके साथ। अब ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी। अब ये इसके साथ करेगा तो स्मॉल ए कैपिटल बी, और अगर ये इसके साथ करेगा तो स्मॉल ए स्मॉल बी। ये व्यवस्था बनेगी। चार तरह के युग्मक और खास बात चारों की चारों बराबर मात्रा में बनेंगे, 25% ये, 25% ये, 25% ये और 25% ये इक्वल। और उसमें भी खास बात ये इन युग्मकों में ये वाला और ये वाले ये तो दोनों पैतृक संयोग है और ये वाले जो दो युग्मक है ये नए बने और इन नए बनने वालों का कारण क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन, कारकों का स्वतंत्र अपव्यूहन, जिसकी वजह से नए लक्षण प्राप्त हुए हैं। तो अगर मैं यहां पर F2 पीडी में मेंडेलियन अनुपात की बात करूं, मेंडेलियन अनुपात आप जानते हो कौन सा होता है? फिनोटाइपिक रेशियो को बोलते हैं। कितना आता है? इस स्थिति में 9331 आएगा F2 पीडी का। और उसमें जो पैतृक संयोग वाली संततियां बनेंगी, पैतृक संयोग वाली संततियां कितनी बनेंगी? 9 और 1, 9 + 1, ये मैं पढ़ा चुका हूं। मतलब 10 कितने में से? 16 में से गुणा 100, तो लगभग आपके 62.5% बनेंगी ये संततियां। समझ में आई बात? और दूसरी बड़ी बात, अगर मैं नए जो संयोग F2 पीढ़ी में जो नए संयोग मिलेंगे स्वतंत्र अवयवन का नियम जब पालन होगा तब, तो वो कितने हैं? बीच के 3 + 3 कितने आए? 6, कितने में से? 16 में से इंटू 100 करा तो ये लगभग आपके आएंगे 37.5। ये नए संयोग है। ये मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। इस प्रकार की गुणसूत्रीय व्यवस्था रहेगी और इस गुणसूत्र पर जो जीन होंगे वो ऐसे व्यवस्थित रहेंगे, अरेंज रहेंगे, तब ये चीज हमें प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट आज का कार्यक्रम जो स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमने चिंगारी वहीं से सुलगा ली जो अब तक पढ़ा था। अब इससे आगे का कार्यक्रम यानी आज का तरोताजा कार्यक्रम हम स्टार्ट या प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन यदि दोनों लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन एक ही
गुणसूत्र पर उपस्थित हो, लेकिन यदि दोनों लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कारकों का मतलब ही सीधा हो गया लक्षण। समझ में आ गई बात? स्वतंत्र अपव्यूहन, तो कारकों का स्वतंत्र अपव्यूहन हो भी सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सारी बातें ध्यान से सुन लो, अथवा नहीं भी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि लेकिन यदि दोनों लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो, शर्त दे दी इसने, क्या? एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो, तो कारकों यानी लक्षणों का स्वतंत्र अपव्यूहन हो भी सकता है, वेरी बात इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी पॉसिबल। अब कब हो सकता है और कब नहीं, यही चिंताजनक स्थिति है, ये समझने की बात है, ध्यान से सुनना। कब हो सकता है? अगर एक घटना घटित हो जाए, क्या, जिसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, शॉर्ट में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यदि इनके बीच जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर क्या हो, उपस्थित हो जाए, तो स्वतंत्र अपव्यूहन जैसा परिणाम मिल भी सकता है। और कब नहीं मिलेगा? यदि शर्त यह है कि क्रॉसिंग ओवर, अब की बार फुल फॉर्म लिख देता हूं इसकी, क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाए? अनुपस्थित। क्रॉसिंग ओवर की हिंदी लिखती है मैंने यहां साइड में, जीन विनिमय। यदि जीन विनिमय नहीं है तो कभी नहीं होगा स्वतंत्र अपव्यूहन, यदि जीन विनिमय हो गया तो हो भी सकता है स्वतंत्र अपव्यूहन, यदि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है तो। ऐसा कब होगा? जब क्रॉसिंग ओवर ना हो, जब ये जीन परस्पर अत्यधिक समीप स्थित हों, जब ये दोनों जीन आपस में बहुत ज्यादा पास पास में उपस्थित हों उस गुणसूत्र पर। और ये कब हो सकता है? जब दोनों जीनों के बीच, एक ही गुणसूत्र पर तो है ही, जब दोनों जीनों के मध्य दूरी हो, मतलब दूर दूर उपस्थित हो, पास ना हो, दूर उपस्थित हो, दोनों जीनों के मध्य क्या हो? दूरी हो। कैसे? समझाओ सर। ये देखो, ये वाली स्थिति का चित्र बता रहा हूं, ये गुणसूत्र नंबर 1, तो वैसा कि वैसा एक और गुणसूत्र होगा, उदाहरण मैं वही लूंगा तभी आपको समझ में आएगा ये ढंग से। क्या? ये है मेरे पास AABB, इस जीन प्रारूप को दर्शाना है, इस वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो कैसे उपस्थित होंगे जीन्स? मान लो कैपिटल ए यहां, तो कैपिटल बी बिल्कुल उसके पास, उसके समीप, उसके समजात स्थिति पर, उसके समजात गुणसूत्र पर, स्मॉल ए कैपिटल ए के सामने और स्मॉल बी कैपिटल बी के, ये स्थिति होगी। और जब युग्मक बनेंगे, दोनों एक एक नंबर के मतलब समझाते हैं, तो क्या होगा? ये पूरा की पूरा एक युग्मक में चले जाएगा, ये गुणसूत्र पूरा की पूरा एक युग्मक में चले जाएगा, तो एक युग्मक तो ये बनेगा और दूसरा युग्मक ये बनेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो केवल पैतृक युग्मक ही बन रहे हैं, पैतृक संयोग वाले ही युग्मक बन रहे हैं, ये बीच वाले दो युग्मक गायब हो गए, ये बन ही नहीं रहे। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन हो ही नहीं रहा लक्षणों का, यानी कि पैतृक वाले संयोगी संतति के अंदर पूरे पूरे एज इट इज आएंगे, नए संयोगों की संभावना समाप्त। ये देख लो आप, इससे पता चल रहा है कि ये दोनों जीन दृढ़ता से पास पास स्थित हैं एक ही गुणसूत्र पर, मतलब ये दोनों संलग्न जीन है, और संलग्नता अगर है तो ये दोनों जीन एक ही जीन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, यानी एक ही युग्मक में एक साथ आ रहे हैं। आई बात समझ में? दूसरी बड़ी बात,
अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो क्या होगा, इसके लिए पहले क्रॉसिंग ओवर भी समझ लो, यहां पे थोड़ा सा बाकी विस्तार से बता दूंगा। बाकी क्रॉसिंग ओवर या जीन विन में सेल बायोलॉजी की हेडिंग है, जहां सेल बायोलॉजी के अर्धसूत्री विभाजन में आपने बहुत विस्तार से पढ़ा होगा। स्थूल पट्ट नाम की अवस्था में यह घटना घटित होती है। फिर भी मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि कुछ नहीं आता, इसलिए क्रॉसिंग ओवर भी अलग से बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। देखिए भाई, जब इसका प्रतिकृतिकरण हो जाएगा एस अवस्था में, तो ये गुणसूत्र वैसा हो जाएगा तितली नुमा। तो देखना भाई, तितली नुमा स्थिति बना देता हूं एक बार इस टाइप की, और वैसा ही इसका जो दूसरा पार्टनर है समझात, वो भी तितली नुमा दिखेगा आपको इस टाइप का, लाइक दिस। समझ में? ये भी गुणसूत्र नंबर 1 है, ये भी गुणसूत्र नंबर 1 है। तो उदाहरण मेरे पास वही चल रहा है, ये कह रहा है जीन विन में उपस्थित हो तब क्या केस बनेगा, इसी को समझा रहा हूं मैं। तो एक ही उदाहरण लिया तीनों केसों में, जब स्वतंत्र अवयवन हो और जब, यानी कि अलग अलग गुणसूत्रों पर हो मेंडल के अनुसार, तो और मेंडल के बाद जब मॉर्गन अध्ययन कर रहा है उसके हिसाब से क्या होगा। बाकी ये सब कैसे आया वो प्रयोग से करेंगे अपन से, पहले माहौल बना रहे हैं चैप्टर का इसका। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा भाई, अब ये बात तो तय कि एक ही गुणसूत्र पर है ये दोनों जीन, लेकिन अब इनके बीच दूरी है, दूर दूर स्थित है। मतलब अगर मान लो कैपिटल ए यहां पर है, तो कैपिटल बी जो है वो इससे दूर उपस्थित है यहां, लेकिन है ये एक ही पर। अब ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र तो इसी के प्रतिकृतिकरण से बना है, रेप्लिकेशन से, तो इसमें तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये भी कैपिटल ए होगा और ये भी कैपिटल बी होगा, क्योंकि ये इसी से बना है ये। अच्छा, इसकी समझात स्थिति पर कौन था, स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए रहा, और ये इसके ठीक सामने बी के सामने स्मॉल बी, और इसके प्रतिकृतिकरण से बना है ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र, तो ये स्मॉल बी और ये भी स्मॉल बी। अब क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय क्या है, ध्यान से सुनना। जीन विनिमय का अर्थ होता है दो समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान, क्या कहलाता है, जीन विनिमय। फिर से सुने, दो समजात गुणसूत्रों के, मतलब एक एक नंबर के हो गए, असंतति अर्ध गुणसूत्र। देखो ये दोनों संतति अर्ध गुणसूत्र हैं, ये दोनों संतति हैं, लेकिन ये वाला इसके लिए क्या है, असंतति, ये वाला इसके लिए क्या है, असंतति, मतलब दोनों के अलग अलग। असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान, मतलब ये वाला खंड देखो यहां से टूटेगा और टूट करके इस पर लग गया, और ये स्मॉल वी वाला जो खंड है ये यहां से टूटा और ये टूटकर इस पे लग गया। ये घटना ही है बच्चों क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय। तो जीन विनिमय जब हो गया तो उसके बाद मुझे जो युग्मक मिले वो किस तरह मिले, ध्यान से देखना। एक अर्ध गुणसूत्र, आपको पूरी कहानी बता चुका हूं, एक अर्ध गुणसूत्र जो है इधर वाला, ये एक युग्मक में चले जाएगा, तो इसकी वजह से सीधा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक तो ये बन गया, इसकी वजह से दूसरे अर्ध गुणसूत्र की वजह से क्या बना, कैपिटल ए, लेकिन अब यह कैपिटल बी नहीं बचा, ये स्मॉल बी इधर आ गया, तो क्या आ गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी। ये देखो तीसरा अर्ध गुणसूत्र दूसरे वाले का, कैपिटल ए की जगह ऊपर तो स्मॉल ए है, लेकिन नीचे स्मॉल बी की जगह यहां से कैपिटल बी आ चुका है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, स्मॉल ए कैपिटल बी। और चौथा अर्ध गुणसूत्र पहले के जैसा एज इट इज, तो ये ए था, ए है ना, ए था, ए के सामने प्रतिकृतिकरण से ए बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये देख लो क्या देखा आपके नेत्रों ने, आपने देखा कि वही चार प्रकार के युग्मक बन रहे हैं जो चार प्रकार के युग्मक किस में बने थे, स्वतंत्र अपव्यूहन के केस में। अब आपको समझ में आई बात। लेकिन दोनों लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन एक ही गुणसूत्र पर अगर उपस्थित हो, देख लो यहां भी एक ही पर है और यहां भी दोनों लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर है, तो कारकों या लक्षणों का स्वतंत्र अपव्यूहन हो भी सकता है, देख लो हो भी रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन जैसा ही परिणाम आ रहा है, चारों युग्मक वैसे ही मिल रहे हैं, और नहीं भी हो सकता, देख लो बिल्कुल नहीं हो रहा, केवल दो ही तरह के युग्मक बन रहे हैं, चारों तरह के नहीं बन रहे। लेकिन यह शर्त कब लगेगी, कब तो हो सकता है जब जीन विनिमय जैसी घटना हो जाए ये वाली, और कब नहीं हो सकता, जब जीन विनिमय जैसी घटना ना हो। अब जीन विनिमय कब नहीं होगा, जब ये अत्यधिक दृढ़ता से जुड़े हो एक दूसरे के साथ, अत्यधिक समीप हो तो क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा, और जब ये दूर दूर हो तो क्रॉसिंग ओवर जैसी घटना हो जाएगी, और हमें ये नए संयोग भी मिलेंगे और साथ में पैतृक संयोग भी प्राप्त होंगे। अब सवाल ये उठता है, जो मॉर्गन को खोजना है, पता लगाना है अपने प्रयोग से, क्या
कि क्या स्वतंत्र V1 में मेंडल ने जो F2 का अनुपात दिया था 9:3:3:1, इस परिस्थिति में भी क्या वो अनुपात F2 PD में 9:3:3:1 आता है कि नहीं आता? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा, यानी 9:3:3:1 आता है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये वाले परसेंटेज आए संततियों के, तब पता चलेगा ये। और दूसरी बात ये कि क्या जो युग्मक चारों बनाए हैं क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के द्वारा, संलग्नता एवं पुनर्योगन के द्वारा, वो बराबर बराबर मात्रा में मिले हैं, 25-25-25% के अनुपात में बने हैं या कोई नए अनुपात में बने हैं? ये दो चीजें जाननी है। एक तो F2 संतति इसी अनुपात में आएंगी, ये जानना जरूरी है। और क्या ये जो युग्मक है वो बराबर बराबर अनुपात में ही बनेंगे या फिर इनकी कुछ प्रतिशतताएं, ये ज्यादा बनेंगे ये कम बनेंगे, या ये बराबर बराबर बनेंगे या ये ज्यादा बनेंगे ये कम बनेंगे, ये जानना जरूरी होगा। आगे बात समझ में? बस बाकी अब तक का कार्यक्रम खत्म। अब सीधे मॉर्गन के प्रयोग पर आते हैं बच्चों, फटाफट, है ना, बिना समय गवाए। चलिए मैं साइड में हट रहा हूं, नोट कर लो इसको। ये हमारा संलग्नता और पुनर्योगस्थता का माहौल पता चल गया, और आज बच्चों को अच्छे से पता चल गया गुणसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर कि सही मायनों में स्वतंत्र V1 क्या है। और अब संलग्नता को भी बच्चा समझ चुका है और यह भी समझ चुका है कि संलग्नता के विपरीत एक घटना काम करती है। संलग्नता तो क्या कह रही है कि एक ही गुणसूत्र पर दो जीन हमेशा साथ रहेंगे, और उसके विपरीत एक घटना काम कर रही है जिसको कह रहे हैं जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, जो कह रही है कि मैं साथ रहे चाहे ना रहे, मैं उनको दूर या अलग कर सकती हूं। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी घटना है जो संलग्नता के विपरीत काम कर रही है। कैसे पता चल रहा है आपको बताओ? क्योंकि यहां पर वही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जो परिणाम स्वतंत्र V1 में मिल रहे थे, अर्थात एक ही गुणसूत्र पर दो जीनों के उपस्थित होने के बावजूद भी परिणाम ऐसे आ रहे हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये जीन वास्तव में एक गुणसूत्र पर उपस्थित ना होकर कैसा व्यवहार कर रही है कि मानो ये अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो। ये किसकी वजह से संभव हुआ है? क्रॉसिंग ओवर। अर्थात क्रॉसिंग ओवर इनको साथ रखने की बजाय इनको क्या कर रही है? अलग अलग कर देती है, बिछड़ देती है। इनको बिछड़ जाने की वजह से ये नए संयोग भी हमें युग्मकों में प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे संलग्नता दो तरह की होगी, एक पूर्ण संलग्नता और एक अपूर्ण संलग्नता। समझ में आई बात? जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी होगा। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं और मॉर्गन के प्रयोग पे आते हैं। पॉज कर लो, नोट कर लो। चलिए बच्चों, थॉमस हंट मॉर्गन के अब प्रयोग पर आ जाते हैं फटाफट से। थोड़ा पेचीदा काम है, वो एनसीईआरटी का पूरा एक पेज घेर रखा है उसने, मॉर्गन के प्रयोग ने। तो पहले तो उस एक पेज को तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। वो पेज कैसे आया, उस पर इतने सारे निशान बन रहे हैं, वो क्या हैं क्या नहीं है, ये सब समझ जाओगे तो आगे की घटना आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए मॉर्गन का प्रयोग मिटा दूंगा मैं थोड़ा सा लिख के। तीन लक्षण किसमें? फलमक्खी में, यानी कि ड्रोसोफिला में तीन लक्षण लिए उसने। और खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, तीनों लक्षण एक्स संलग्न होते हैं। तीनों लक्षण जो लिए उसने वो कैसे हैं? एक्स संलग्न होते हैं, अर्थात केवल ड्रोसोफिला के एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। केवल एक्स गुणसूत्र पर क्या है? वो उपस्थित हैं। तीनों लक्षण एक्स संलग्न है, अर्थात एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। वो तीन लक्षण कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। जिन तीन लक्षणों की मॉर्गन ने स्टडी की अपने प्रयोग में, पहला ड्रोसोफिला का शरीर का रंग, बॉडी कलर। दूसरा लक्षण लिया है ड्रोसोफिला की आंखों का रंग, आई कलर। और तीसरा लक्षण लिया है ड्रोसोफिला के पंख यानी विंग्स। जो ये शरीर का रंग लिया है इसमें दो संभावनाएं या स्थितियां बनेंगी। एक तो प्रभावी यानी डोमिनेंट या जंगली विशेषक यानी ट्रेट, और दूसरा बनेगा अप्रभावी यानी रिसेसिव या
जंगली की जगह मैं बोल दूंगा उत्परिवर्ती, म्यूटेंट। क्लियर? चलिए, बात यदि शरीर के रंग की करें, आंख के रंग की और पंख की, तो ध्यान से समझते चलना भाई। शरीर का रंग ग्रे भी हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है। ब्राउन का मतलब भूरा, याद रखना। और ब्राउन को अंडरलाइन और स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने ब्राउन ही माना है, तो हम ब्राउन से करेंगे। बाकी कुछ किताबों में ग्रे भी दिया हुआ होता है। और अप्रभावी जो इसका होता है वो होता है येलो, पीली भी हो सकती है फलमक्खी। आंख का रंग प्रभावी की बात करें तो लाल होगा, और अप्रभावी की बात करो तो सफेद होगा, व्हाइट। और पंखों की बात करें तो नॉर्मल, सामान्य, तो प्रभावी है। और मिनीचर, मिनीचर का मतलब हासित, अपहासित, यानी कि छोटी। मिनी का मतलब छोटी। इस इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आपको इनके सिंबल समझ में आ जाएं। देखो भाई, येलो को वाई से दर्शाएंगे, व्हाइट को डब्ल्यू से दर्शाएंगे, और मिनीचर का एम लेंगे, इसलिए उसको एम से दर्शाएंगे। तो सर प्रभावी को कैसे दर्शाओगे? प्रभावी को हम प्लस के निशान से दर्शाएंगे। देखो यहां पर प्लस लिख दिया, तो वाई के आगे प्लस लगा दिया, मतलब भूरा रंग हो गया। डब्ल्यू के ऊपर प्लस लगा दिया, मतलब लाल हो गया। और एम के ऊपर प्लस लगा दिया, मतलब वो क्या हो गया? सामान्य। पंख का जो आकार है उसका क्या हो गया? सामान्य। तो एक ये सूची या एक ये टेबल बना लो आप, यहां आपको याद रखनी है। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो पहले दो लक्षण है, ये दो, इनके जीन याद रखना, इनके जीन एक्स गुणसूत्र पर समीप स्थित हैं, पास पास हैं। जबकि ये जो दोनों लक्षण हैं, आंख का रंग और पंख का साइज जो है, इनके जो जीन है तो तीनों ही एक्स पर, एक्स गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित हैं। दूर स्थित हैं का मतलब फार, एक दूसरे से दूर। इतना नोट कर लो। अब सीधा प्रयोग करेंगे अपन। ये नोट कर लो, हट गया मैं साइड में, इसको मिटा रहा हूं। सीधा पहले तो एनसीईआरटी का वो चित्र बनाऊंगा जो पूरे एक पेज पर बना हुआ है, फिर साइड में उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कैसे आया हो। और फिर हम उसके निष्कर्ष नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। तो वो दो क्रॉस करवाएगा। पहला क्रॉस तो इन पहले दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा क्रॉस अगले दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, फिर उनकी तुलना करेगा। दूसरी बात, एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन इसलिए कर रहा है क्योंकि यह ढूंढने जा रहा है स्वतंत्र अवयवन का अपवाद। तो याद करो, मेंडल ने स्वतंत्र अवयवन का नियम किसके आधार पर दिया था? द्विसंकर संकरण, यानी दो लक्षणों की वंशागति के आधार पर। तो यह भी संलग्नता की खोज एक लक्षण के आधार पर तो कर ही नहीं सकता ना, कम से कम कितने लक्षण लेने पड़ेंगे? दो। चलिए, तो दो क्रॉस कौन कौन से करवाएगा वो देख लेते हैं फटाफट एक बार। अच्छा, जंगली को इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड, ध्यान रखना। चलिए, क्रॉस फर्स्ट, जिसको नाम दे रहा है क्रॉस ए, और यहां साइड में देगा नाम क्रॉस बी, और यहां पर एक लाइन खींच देगा। वो लाइन इसलिए खींचेगा ताकि इधर इसका स्पष्टीकरण दे सके कि ये कैसे आए, कैसे बनाया आखिरकार उसने, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले क्रॉस के अंदर एक मादा ले रहा है पैतृक के रूप में, और एक नर ले रहा है, जो तो चाहिए ही। नर उसने लिया है जंगली, याद रखना भाई, जंगली का मतलब वाइल्ड। और मादा उसने कैसी ली है? मादा नॉर्मल, अप्रभावी। जंगली का मतलब प्रभावी, और उत्परिवर्ती का मतलब अप्रभावी। तो अप्रभावी रंग कौन कौन से हैं? एक तो शरीर की बात करें तो पीला, और आंखों का बात करें तो सफेद, पीली सफेद। इसको दर्शाएगा कैसे? वो उसने कैसे दर्शाया? मादा में ड्रोसोफिला में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, और नर के अंदर एक वाई होता है और एक एक्स होता है। वाई मुड़ा हुआ होता है, देख लो, ये वाई है, ये नर है। वाई मिल रहा है मतलब वो नर है। अच्छा, इन दोनों लक्षणों के, पहले दो लक्षणों की जीन पास पास है, ध्यान रखना, और वो भी एक्स पर। तो एक्स वालों पर तो ये दर्शानी है हमें, लेकिन वाई वाले पे नहीं दर्शानी। समझ में आई? फिर जब इनके बीच क्रॉस होगा तो उसको एक पीढ़ी मिलेगी जिसका नाम देगा वो F1, और F1 में अगेन उसको एक तो मादा मिलेगी और एक क्या मिलेगा? नर। एक मादा और एक नर। अगेन मादा में वो दोनों लक्षणों के जीन जरूर होंगे,
ये दोनों जरूर उपस्थित होंगे। इस बार जो उसको मादा प्राप्त हुई है वो मादा तो प्राप्त हुई है कैसी, जंगली, और ये कैसा प्राप्त हुआ है, पीला सफेद, पीला सफेद, यानी पीला शरीर और सफेद आंखों का रंग। ठीक है, अब इनका मैं अभी वो चिन्ह भी बना दूंगा थोड़ी देर में, पहले एक बार बना देता हूं। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाकर वो प्राप्त कर रहा है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में इसको 8 प्रकार की संततियां मिलेंगी, 8। वो 8 तरह की संतति इसने यहां बना दी। देखो कैसे बनाएगा, पहले तो ये नर बना देगा 4, एक नर और ये दूसरा नर, ये इधर तीसरा नर और ये इधर चौथा नर। 4 बनाएगा मादा, एक मादा, ये दूसरी मादा, ये तीसरी मादा और ये चौथी। इस तरह इसको 8 संततियां मिली। सभी में लक्षण इस तरीके से पास पास उपस्थित हैं। गुणसूत्र बनाया उसने, गुणसूत्र, ये ध्यान रख लेना, ये लाइनें क्या है, ये गुणसूत्र हैं ये, और इन गुणसूत्रों पर उपस्थित है ये जीन। तो केवल एक्स पर ही है, ये ध्यान रखने वाली बात है, वाई पर नहीं बनाने हमें। क्लियर। तो ये उसे क्या क्या प्राप्त हुए, देखो ये प्राप्त हुआ उसको जंगली, नीचे लिखूंगा इनके, पहला नर जंगली, दूसरा नर पीला सफेद, एनसीईआरटी का चित्र है। फिर इसने बना दिया यहाँ जंगली मादा को, और फिर मादा को बना दिया पीली सफेद। और ये जो बने इधर वाले, ये क्या क्या है, ये है, एक को लिख दिया इसने सफेद, एक को लिख दिया पीला, फिर लिख दिया इसने सफेद, और फिर लिख दिया पीला। ठीक है, और भी पूरा लिखना है इसको, तो कैसे लिख सकते हैं, लाल सफेद, सफेद लाल, पीला, अरे नहीं सफेद के साथ लाल नहीं लिखेंगे भाई, ध्यान रखना, सफेद तो अप्रभावी है तो इसके साथ लिखेगा भूरा। ठीक है, और ये पीला तो पीले के साथ आप लिखोगे लाल। फिर सफेद, सफेद के साथ तो भूरा आएगा, और पीला, पीला एक्चुअली शरीर का रंग है तो आंखों का रंग हो जाएगा लाल। ये संततियां इसको मिल रही हैं यहाँ पर। अब इनको वो दर्शाएगा किस तरीके से, देखो इन पर जो जीन बनाएगा, वो एलील बनाएगा, वो किस तरीके से दर्शाएगा। देखो ये पीला सफेद है तो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और ये जंगली है तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। क्लियर। तो यहां पर ये जंगली हो गया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये केवल वाई डब्ल्यू, और ये पीला सफेद हो गया तो ये वाई डब्ल्यू। और ये जंगली है तो जंगली का मतलब वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये पीला सफेद है तो ये वाई और ये डब्ल्यू। और ये जंगली है, जंगली तो जंगली भी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाली होगी, और ये पीला सफेद है तो ये वाई डब्ल्यू, नीचे नॉर्मल वाई डब्ल्यू, और ये भी वाई डब्ल्यू। ये है सफेद भूरा। सफेद भूरा का मतलब वाई जो है येलो बॉडी कलर है तो वाई तो हो गया वाई प्लस, लेकिन सफेद के लिए आपका आ जाएगा डब्ल्यू। और ये पीला यानी कि वाई, लाल यानी कि डब्ल्यू प्लस, ये हो जाएगा आपका सफेद। सफेद का मतलब डब्ल्यू प्लस वाई प्लस और डब्ल्यू, ये नॉर्मल वाई डब्ल्यू, और ये हो जाएगा वाई डब्ल्यू प्लस, और ये हो जाएगा नॉर्मल वाई डब्ल्यू। आप तो एनसीईआरटी से मिला लेना, अभी समझाया नहीं है मैंने कुछ भी, जस्ट एनसीईआरटी का चित्र बनाया है। ऐसे दूसरा क्रॉस वो अगले 2 लक्षणों को लेकर करवाएगा, तो एक बनाएगा मादा, एक बनाएगा नर। अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी से मिलाओ आप। इसको ले रहा है वो मादा को अप्रभावी, यानी कि पंख जो होंगी वो मिनी होंगी, मिनी का मतलब छोटी, तो और साथ के साथ में आंखों का रंग जो होगा वो लाल नहीं होगा, सफेद होगा। तो साफ साफ लिख रहा है सफेद छोटी आंखों वाली, ये छोटी पंखों वाली। और ये नर जो लिया उसने वो कैसे लिया है, जंगली। चलो इनको कैसे दर्शाएगा, मादा को ऐसे और नर को ऐसे, इनके बीच क्रॉस करवाएगा, F1 पीढ़ी बनवाएगा। F1 पीढ़ी में एक मादा बनेगी और एक नर बनेगा। इनके बीच याद रखना, इस बार ये जो लक्षण लिए इनके जीन पास पास नहीं है, कहाँ है, दूर दूर।
है एक्स गुणसूत्र पर ही, लेकिन इनकी तुलना में देखो ये पास पास थे और ये कहां पर हैं, एक दूसरे से बेहद दूर दूर हैं। ये देखो आप, ये यहां, ये यहां, ठीक है। अब अगला क्रॉस इनके बीच करवा रहा है, इससे प्राप्त करवा रहा है कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। F2 में अगेन उसको एक, और ये तो नर मिल गया एक, और एक दूसरा नर ये मिल गया। ऐसे ही दो नर यहां मिलेंगे इसको, एक नर ये रहा और एक नर ये रहा। अब ये कैसे बने होंगे ये आप आगे जो साइड में लाइन खिंची है ना वहीं से जान पाओगे। ये रहे दो मादा और दो मादाएं इधर बना दी गई। इन पर इन जीनों की स्थिति दर्शा देंगे, दूर दूर दर्शाएंगे, लेकिन ध्यान रखना एक्स गुणसूत्र पर ही दर्शानी है, लेकिन दूर दूर एक्स गुणसूत्र पर ही दर्शाना है, लेकिन शर्त यह है कि ये होने चाहिए परस्पर एक दूसरे से दूर, इस तरीके से एक्स गुणसूत्र पर ही लेकिन दूर। अब मैं इनको चिन्ह देने से पहले नाम दे देता हूं फटाफट से। ये तो हो जाएगा मादा, जो हो जाएगी जंगली, और ये हो जाएगा सफेद आंखों वाला और छोटी पंखों वाला नर। फिर ये जो होंगे ये किस प्रकार से बनेंगे, ये बनेगा जंगली और ये बनेगा सफेद छोटी पंखों वाला, फिर ये बनेगा जंगली और अभी समय है, और ये बनेगा सफेद छोटी पंखों वाली मादा। ऐसे ही यहां पर ये छोटी पंखों वाला किंतु लाल आंखों वाला, खास बात, और ये जो है सफेद आंखों वाला, लेकिन पंखें हो जाएंगी इसकी सामान्य, सामान्य पंख हो जाएंगी, सामान्य, ठीक है ना, नॉर्मल। और ऐसे ही इसकी अगर बात करें अपन तो ये भी सेम, छोटी लाल और ये सफेद सामान्य, ठीक है भाई। तो अब जरा गौर से देखें इधर, इन चिन्हों को फटाफट से दर्शा देता हूं मैं। सफेद और छोटी पंख, सफेद और छोटी का मतलब सीधा सीधा हो गया WM, स्मॉल w स्मॉल m, और ये W प्लस M प्लस, ये जंगली हो गया, सामान्य पंख और लाल आंख। अब ये जंगली को दर्शा रहा है तो W प्लस M प्लस और ये नॉर्मल WM, और ये सफेद छोटी को दर्शा रहा है, इसका मतलब WM। अब ये जंगली है तो इसके अंदर W प्लस M प्लस, ये सफेद छोटी है इसका मतलब WM, यह जंगली है इसका मतलब W प्लस M प्लस और ये WM, और ये सफेद छोटी है इसका मतलब WM और ये भी WM। क्लियर हो गई बात। अब छोटी लाल, छोटी, छोटी का मतलब M तो M ही आएगा बच्चों, ठीक है ना, लेकिन लाल के लिए क्या आ जाएगा W प्लस, और यहां सफेद सामान्य मतलब WM, छोटी मतलब W प्लस और ये M, समझ में, छोटी के लिए M, W प्लस लाल आंखों के लिए, और ये WM ही रहेगा दूसरा। ये सफेद सामान्य मतलब W सफेद, और सामान्य के लिए M प्लस आता है बच्चों, ध्यान रखना M प्लस, और ये हो जाएगा W और M। इनको आप चेक कर लेना। साथ में एनसीईआरटी ने ये भी लिखा है कि भाई इस पहले वाले क्रॉस के अंदर ये जो पीढ़ियां बनी है या जो संततियां बनी है, लाइन से जो चार दिखाई है उसने, चार, ये चार जो हैं, ये वाली चारों, ये वाली पैतृक है, पैतृक, और ये पैतृक है, इनका प्रतिशतता इसने दिखाया है 98.7%। और ये जो चार बची हैं इधर वाली, ये वाली चार, इनके बारे में कह रहा है ये पुनर्योगज या नई संततियां हैं, नए संयोगों वाली जो पैतृकों से मैच नहीं कर रही, और ये केवल 1.3% है। और दूसरे वाले क्रॉस में वो कह रहा है कि ये जो लाइन से चार संततियां हैं ये पैतृक संयोग वाली हैं, लेकिन ये कितनी है 62.8%, और नेक्स्ट जो चार हैं लाइन से बन रही हैं ये नए संयोग वाली हैं, और ये कितनी है लगभग 37.2%। ये बात इसने बोल दी इस प्रयोग के आधार पर। अब पहले तो वो प्रयोग में ये चीजें आई कैसी, ये है क्या है आखिरकार, ये देखना है आपको। तो क्रॉस देखना कैसे किया मेंडल ने। मेंडल एक मादा ले रहा है, एक नर ले रहा है। मादा में मेंडल के पास 2 X गुणसूत्र हैं भाई, ये रहे 2 X,
और एक x और एक y गुणसूत्र है। समझ में आई बात? x पहले लिख देते हैं, चलो कोई बात, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, कुछ भी, लेकिन बोलने में आ रहा है इसलिए। x और ये मुड़ा हुआ y, इन पर जो लक्षण ले रहा है वो क्या ले रहा है? मादा को ले रहा है, स्मॉल y स्मॉल w। देखो भाई, स्मॉल y स्मॉल w, ये भी स्मॉल y स्मॉल w, साथ साथ एक जैसे। और इधर नर के x पे क्या ले रहा है वो? y प्लस w प्लस y प्लस। अब समझना भाई, ये क्रॉस ये सब कैसे आया, ये समझना मुश्किल है, कोई नहीं समझ पाता, बच्चे बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं पर यही नहीं समझे कि ये आई कैसे, उसको समझा रहा हूं। निष्कर्ष तो हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे, फटाफट 10 मिनट में इस क्रॉस को करके बता रहा हूं ये कैसे किया मॉर्गन ने। और ये लाल रंग से जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो देखो ये क्या है, y और w का मतलब, पीछे जो सूची बनवाई थी उसमें देख लो आप, y का मतलब तो क्या है भाई? सफेद पीला शरीर, और w का मतलब सफेद आंख। तो देख लो, पीला सफेद वाली मादा, और y प्लस w प्लस का मतलब सीधा क्या है? आंख लाल, शरीर भूरा और आंख लाल। y प्लस का मतलब भूरा और w प्लस का मतलब लाल। ठीक है, अब इनसे युग्मक बनाएगा वो। युग्मक कैसे बनेंगे? ये अपने आप में एक युग्मक है, तो इसको तो लिख देगा x के ऊपर yw, और ये अपने आप में एक युग्मक बन गया, इसको कैसे लिख देगा? x गुणसूत्र के ऊपर yw। ये लो, दो युग्मक तो मादा से बन गए और दो ही युग्मक नर से बनेंगे। x के ऊपर y प्लस w प्लस, एक युग्मक तो ये रहा, और ये y के ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारे जीन किस पर थे? x पर। चार युग्मक बने। अब इनके बीच में वो चेकर बोर्ड बनवा देगा, देखो चेकर बोर्ड, और चेकर बोर्ड पर नर इधर, मादा नीचे। मादा के दोनों युग्मक लिख देगा इधर, x के ऊपर yw और दूसरा युग्मक भी x के ऊपर yw। इसका मतलब एक तो बात तय है कि दोनों युग्मक एक जैसे हैं, तो क्या मुझे दो लिखने की जरूरत है? एक ही बार लिख दूं, एक ही बार लिख दूंगा ना, x के ऊपर yw। ये लो, क्योंकि यार एक जैसे होते तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। नर के दो अलग अलग युग्मक है, तो यहां ये लाइन पूरी खींच दूंगा, और यहां क्या लिखूंगा? x के ऊपर y प्लस w प्लस, ये आ गया, और दूसरा युग्मक y एज इट इज आ गया। अब क्या है? क्रॉस कर लो, करो क्रॉस, x x, दोनों x आ गई। अब इनके ऊपर जो एलील हैं वो दर्शा दो, एक पे yw और एक पे y प्लस w प्लस, और इधर x के ऊपर yw और y अकेला। ये तो बन जाएगा बच्चों नर, और ये बन गया मादा। ये आ गई F1 पीढ़ी। पहले तो ये देख लो ये है क्या, इनको कैसे पढ़े अपन। इसमें प्रभावी वाले आ रहे हैं YW, इसका मतलब ये जो मादा बनी है ये कैसी बनी है? भूरे रंग वाली और लाल आंखों वाली। और ये जो नर बना है ये कैसा बना है? पीले शरीर वाला और सफेद आंखों वाला, क्योंकि प्लस किसी पर भी नहीं आ रहा। पहले चेक कर लो F1 की संतति यही है क्या? जंगली। जंगली का मतलब ही क्या होता है? भूरा लाल। y प्लस w प्लस, देख लो y प्लस w प्लस, और एक yw, ये रहा yw। और नर कैसा बना है? नर बना है पीला सफेद। पीला सफेद देख लो, संगठन देखो, x गुणसूत्र पर yw, x पे yw, और y गुणसूत्र खाली है, y खाली। F1 पीढ़ी आ गई आपकी। ये वाली कैसे आई, समझ में आ गया? अब ये इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएगा अगला, इन दोनों के बीच। तो ऊपर से मिटा रहा हूं, फटाफट से इसको नोट कर लो एज इट इज, पॉज कर लेना है ना, मिटा रहा हूं। अब F1 की संतति वाले पैतृकों में क्रॉस करवा की तो F2 प्राप्त करेगा। तो देखो मादा, मादा क्या है? ये रही, ये x गुणसूत्र, ये y गुणसूत्र। x पर क्या है? एक पर तो yw है, यहां लिख देता हूं yw, और एक पर है y प्लस और w प्लस। और ये रहा नर। नर पर x के ऊपर क्या है? yw और y गुणसूत्र खाली है। बस यही लेना था, यहां से ले लिया। अब मिटा देता हूं इसको, ये लो। अब इनके बीच क्रॉस करवाएं, ये F1 के संततियां, यही पैतृक हैं। अब इनके बीच क्रॉस करवाएंगे और प्राप्त करेंगे कौन सी पीढ़ी? F2। तो ध्यान से सुनना भाई, अब वो क्रॉसिंग ओवर तो करेगा ही करेगा। अभी अभी बताया था मैंने, जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर की संभावना रहती है। तो कुछ मात्रा में क्रॉसिंग ओवर भी हो जाएगा जीन विन में, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा?
ये नीचे वाले जो हिस्से हैं इन दोनों जीनों के वो बदल जाएंगे एक दूसरे से। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि क्रॉसिंग ओवर ना हो, ये दोनों बहुत ज्यादा पास हो, इसका मतलब ये जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। तो दोनों स्थिति लेगा वो, इसमें देखना एक स्थिति तो ले रहा है क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ और दूसरी स्थिति ले रहा है क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो इससे दोनों युग्मक कैसे बने? ये पूरा एक युग्मक है, यानी x के ऊपर क्या लिख देगा वो, y प्लस डब्ल्यू प्लस, एक युग्मक तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया, x के ऊपर सीधे सीधे लिख देगा y डब्ल्यू, ये दो युग्मक बनेंगे। लेकिन यदि क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या सीन होगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये दो युग्मक कौन से नए प्रकार के बन सकते हैं, x के ऊपर y प्लस तो है ही, लेकिन यहां w प्लस की जगह केवल क्या रह जाएगा, w, एक युग्मक तो ये बन गया। और दूसरा क्या बन सकता है, x के ऊपर y तो है ही, लेकिन w की जगह यहां से क्या आ जाएगा, w प्लस ये। तो ये नए प्रकार के दो युग्मक बन गए। और ये जो युग्मक बने ये किस प्रकार के बने, पैतृक। तो मादा ने 4 तरह के युग्मक बनाए और नर से सिर्फ 2 ही तरह के युग्मक बनने हैं। कौन कौन से, एक तो x के ऊपर y w और दूसरा y गुणसूत्र अकेला, ये वाला। देख लो सर y में क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं करा रहे, अरे यार क्रॉसिंग ओवर y में कैसे हो जाएगा x के साथ, मैंने कहा था ना क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के बीच होता है और ये x और y गुणसूत्र दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों x हैं, एक जैसे हैं, दोनों समजात हैं, तो इनके बीच होगा, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अब इस क्रॉस को कैसे करवाऊं, ये लो भाई पहले लिख देता हूं नए संयोग, ऊपर की तरफ पहले ये दो युग्मक लिख देता हूं, या पैतृकों के पहले लिख देता हूं। देखो x के ऊपर y प्लस डब्ल्यू प्लस ये लिख दिया, दूसरा युग्मक x के ऊपर y w, पहले तो पैतृक वाले लिख दिया, अब नए वाले लिख देता हूं x के ऊपर y प्लस डब्ल्यू और x के ऊपर y w प्लस, चारों युग्मक लिख दिए मैंने किसके, ये चेकर बोर्ड बनना है, ये मादा के हो गए। अब नर के युग्मक, नर के इधर लिखूंगा, नर के दो ही हैं, x के ऊपर y w और दूसरा कौन सा y, ये लो भाई खुद ही आइडिया लगा लो संतति कितनी बनने वाली है। ये लो लाइन खींच देता हूं, अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 ही बनेंगी। देख लो यहां भी कितनी बननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में से भी 4 मादा बनेंगी, 4 नर बनेंगे। देख लो 4 ऊपर वाले नर हैं और नीचे वाली 4 क्या है, मादा है। लो बना देता हूं फटाफट से और फिर मैच कर लेना, यही बनेंगी सारी, x x दोनों x हैं, एक पे y प्लस डब्ल्यू प्लस और एक पे y w, x x एक पे y w और दूसरे पर भी y w। देख लो भाई ये रहा मादा, देखो सबसे पहले मादा यहां पर देखो y w ये रही y w और ये देखो ये जंगली वाली y प्लस डब्ल्यू प्लस और y प्लस डब्ल्यू प्लस y w, ये दो निपट चुके हैं, ये दो निपट चुके हैं। आगे देखना नेक्स्ट एक और मादा बनाओ, x y प्लस डब्ल्यू और इधर से ऊपर से x y w और एक ये बनाओ x y w प्लस और ऊपर से x y w। ये दो मादाएं कौन सी हो सकती हैं, ये वाली हैं निश्चित रूप से। देख लो एक तो x y प्लस डब्ल्यू, x पे y प्लस डब्ल्यू आ रहा है और दूसरे x पे y w, दूसरे x पे y w। और नीचे वाली मादा देखो x पे y w प्लस, x पे y w प्लस और दूसरे x पे y w, दूसरे x पे y w। ये लो भाई ये दो मादाएं भी फ्री हो गई, क्लियर। और अब ये 4 नर जो बच गए ये बनाने वाला हूं, देखना x पे y प्लस डब्ल्यू प्लस और ये y, x पे y w और सीधा y लिख दिया इधर से, x पे y प्लस डब्ल्यू और y और x पे y w प्लस और ये y। चेक करो इनको, x पे y प्लस डब्ल्यू प्लस, x पे y प्लस डब्ल्यू प्लस और एक y, पहला निपट गया। दूसरा x पे y w और y खाली, x पे y w और y खाली, ये दो निपट गए भाई, ये दो निपट गए। अब ये दोनों वही हैं लास्ट के जो दो बचे हैं, x पे y प्लस डब्ल्यू, x पे y प्लस डब्ल्यू और y, ये रहा
और ये रहा x पे y w प्लस और y खाली, ये रहा, ये दो भी निपट गए। समझ में आ गई बात? इस तरह 8 संततियां बनी, ऐसे करवाया क्रॉस। और ये जब बने तो इसमें मान लो 1000 संततियां मिली मॉर्गन को, तो 1000 में से मॉर्गन ने क्या दिमाग लगाया कि यार पैतृक संयोग वाली पीली सफेद यानी और जंगली यानी कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट पैतृकों जैसी फल मक्खी हैं वो कितनी मिली। जब उसने टोटल 1000 में से चेक की और 1000 का भाग लगा के गुणा 100% निकाली, तो देखो जंगली वाली और पीली सफेद वाली एग्जैक्ट ऐसी वाली जो मिली वो कितनी मिली 98.7%। और नई संयोग वाली यानी कि सफेद भूरी जो पैतृकों में है ही नहीं एक भी, और पीला लाल, सफेद भूरा पीला लाल जो पैतृकों में है ही नहीं, मतलब नई ड्रोसोफिलाएं बनी है, पुनर्योगज ड्रोसोफिलाएं बनी है, वो मात्र 1.3% बनी है। ऐसे ही दूसरा क्रॉस, अब ये वाला तो खुद करके देखना, इसी तरीके से सेम टू सेम है, बस लक्षण बदल गए, बस इसमें परिणाम इसको अलग मिले। इससे एक निष्कर्ष तो सीधा निकल रहा है कि दो जीन जब एक गुणसूत्र पर दूर दूर होती हैं तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की आवृत्ति ज्यादा होती है, इसीलिए नए संयोग ज्यादा बनते हैं। और जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास होती हैं तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति कम होती है, मतलब संलग्नता ज्यादा होती है, इसीलिए नए संयोगों की प्राप्ति कम होती है। तो यहां उसे नए संयोग ज्यादा मिले क्रॉस 2 में, क्रॉस 1 में उसे नए संयोग कम मिले। कारण देखा तो पता लगा कि क्रॉस 2 में दो लक्षण लिए थे, उनके जीन परस्पर दूर स्थित थे एक ही गुणसूत्र पर, जबकि क्रॉस 1 में जो दो लक्षण लिए थे उनके जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास उपस्थित थे। इसका मतलब सीधा पता चल गया कि क्रॉसिंग ओवर और संलग्नता दोनों एक दूसरे की विपरीत घटनाएं हैं, और दो जीन के बीच संलग्नता की जो सामर्थ्य है वो उतनी ज्यादा होगी जितनी उनके बीच दूरी क्या होगी गुणसूत्र पर कम। यानी दो जीन जितने ज्यादा पास होंगे वो उतनी ज्यादा संलग्नता दर्शाएंगे और उतनी ही ज्यादा पैतृक संयोग दर्शाएंगे, और दो जीन जितने दूर होंगे एक दूसरे से उतनी कम संलग्नता दर्शाएंगे। इसका मतलब उनके बीच जीन विनिमय ज्यादा होगा और इसी वजह से नए संयोग ज्यादा दर्शाएंगे। ये परिणाम मैं आपको कब बताऊंगा? कल। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने आज ही बोल दिए, क्योंकि जो होशियार समझदार बच्चे हैं वो आज भी समझ सकते हैं इसको एनसीईआरटी से खुद ही पढ़ के। अच्छा, ये कैसे लिखे मेंडल ने, सॉरी मॉर्गन ने, या मैंने ये कैसे लिखे, ये कैसे लिखे, ये मैंने यहां आपको सिद्ध करके बता दिया, एक क्रॉस का वैसे ही दूसरे। और ये उसको प्रयोग से प्राप्त आंकड़े हैं जो लाल रंग से दिख रहे हैं आपको, ये उसको प्रयोग से चेक करके उसने भाग दे करके अनुपात निकाला, प्रतिशतता निकाला, उससे प्राप्त हुए हैं। क्लियर? आज के लिए मैं विदा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलेंगे अपन और इस प्रयोग का क्या निकाल के जाएंगे निष्कर्ष। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर।